हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की। आज हम उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और कुछ प्रैक्टिस और करते हैं। स्प्रिंग फोर्स, सपोज हमें एक सिचुएशन दे रखी है कि एक स्प्रिंग को एक मास m से सस्पेंड किया हुआ है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इस मास को जब सस्पेंड किया तो इसमें एक्सटेंशन x1 है 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों पार्ट्स को पैरेलल में लगा दिया। और इसी मास m को यहाँ से सस्पेंड कर दिया। इस कंडीशन में एक्सटेंशन कितना आएगा? तो यहाँ पे एक तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्सेप्ट भी यूज होगा और दूसरा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को भी यूज होना है। क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ को हाफ कर दिया है तो उसका के डबल हो जाएगा। तो इसका के कितना हो जाएगा? 2k। और इस स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा 2k। अब 2k और 2k दो स्प्रिंग पैरेलल में है तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4k k1 + k। तो स्प्रिंग जो इक्विवेलेंट है वो 4 टाइम्स के उसका हो गया। तो उसी मास पे लगाने पे इक्विलिब्रियम में यहाँ पे k इंटू x1 दैट वाज इक्वल टू mg। तो k की वैल्यू हो जाएगा mg/x1। इस कंडीशन में अगर हम k इक्विवेलेंट इंटू x इक्विवेलेंट, वो mg को बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम में। k इक्विवेलेंट है 4k, x इक्विवेलेंट ये हो जाएगा mg। तो x equivalent will be equal to 1/4 times mg/k, and mg/k is equal to x1. So x equivalent equal to x1/4। तो कितना हो जाएगा? 6 cm/4, 1.5 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में अब स्प्रिंग 1.5 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड होगी। नेक्स्ट, जैसे हमने स्प्रिंग को कट किया था उसी तरह से कई बार क्वेश्चंस में स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों कंबाइन होती है और उस कंडीशन में स्प्रिंग या स्ट्रिंग को कट किया जाता है और उसके बाद में पूछा जाता है कि जो भी मासेज है उनके एक्सेलरेशन कितना होगा। तो उसका एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग से एक मास m को अटैच किया हुआ है और यहाँ से एक दूसरी स्ट्रिंग जा रही है और यहाँ पे एक पुली अटैच्ड है। इस पुली से होता हुआ ये दूसरा मास 2m अटैच और इसके नीचे एक स्प्रिंग लगाई हुई है और स्प्रिंग के नीचे यहाँ पे इमेजिन जैसे ये हो जाएगा 4m या 6m मास सस्पेंड। तो अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये सिचुएशन दे रखी है। अब हमें बोला जाता है कि अगर हमने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया जा, जैसे अगर यहाँ सीजर से इसको कट कर देते हैं तो मास तीनों जो है वो कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे? ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक सी, इन तीनों का एक्सेलरेशन बताना है। तो स्ट्रिंग को कट करने से फर्क क्या पड़ता है? तो उसका इफेक्ट एक बार लिख लेते हैं। कटिंग अ स्ट्रिंग
tension in that string becomes 0 instantly। तो जिस स्ट्रिंग को आपने कट किया है, अब उस स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा नहीं, क्योंकि टेंशन तब था जब तक ये खींची हुई थी। कट करने के बाद में इसमें एक्सटेंशन 0, तो टेंशन 0। जो दूसरी स्ट्रिंग से उसमें टेंशन चेंज हो जाएगी। टेंशन इन अदर स्ट्रिंग्स will change, otherwise can change instantly। जिस स्ट्रिंग को कट किया है उसके अलावा जो भी स्ट्रिंग्स है उसके अंदर टेंशन जो है वो पहले जितना था उससे कम ज़्यादा हो सकता है। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे कि दूसरी स्ट्रिंग कहाँ लगी हुई है, स्ट्रिंग के नीचे है या स्ट्रिंग के साथ। लेकिन जो स्प्रिंग होगी इसमें एक्सटेंशन कम ज़्यादा कब होगा, जब इससे रिलेटेड दोनों ब्लॉक्स में रिलेटिव मोशन होगा। जैसे स्ट्रिंग को कट किया आपने, जब तक 2m मास जो बी वाला ब्लॉक है ये नीचे नहीं आएगा तब तक इसमें एक्सटेंशन कुछ चेंज होगा नहीं। इंस्टेंटली तो ये 2m का ब्लॉक 0 वेलोसिटी से इसलिए नीचे आएगा नहीं, इसलिए स्प्रिंग में टेंशन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता इंस्टेंटली। स्प्रिंग रिमेन्स unaltered just after cutting। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 अज्यूम करो, और इसमें एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में कितना होगा देखते हैं। जब इसको कट नहीं किया हुआ था तो उस कंडीशन में नीचे इसका 6mg वेट इसका लग रहा था। उसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा kx। तो kx किसके इक्वल था, 6mg के इक्वल। तो यहाँ पे नीचे kx 2m वाले ब्लॉक को नीचे खींचेगा 6mg, और 2m वाले का नीचे वेट 2mg नीचे लगेगा। तो बी वाले ब्लॉक पे नीचे नेट फोर्स लग रहा है 8mg, इसलिए T2 इसको बैलेंस करेगा, ये हो जाएगा 8mg। T2 8mg है तो T1 भी 8mg रहेगा, क्योंकि इस ब्लॉक पे ए ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है तो T2 विल बी इक्वल टू T1 बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को कट करने में T1 0 हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट से देखा है। तो T1 विल बिकम 0, T2 विल चेंज। लेकिन स्प्रिंग का स्ट्रेच कितना हुआ है वो चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए के एक्स की वैल्यू 6mg ही रहेगा। तो के एक्स विल रिमेन इक्वल टू 6mg। अब देखो, अगर हम इसको 2m को और ये वाला जो ब्लॉक है m को, इसको अगर एक कंबाइंड सिस्टम मान लें, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग अनएक्सटेंसिबल है, इसलिए दोनों साथ में मूव करेंगे। जितना ए मूव करेगा उतना ही बी मूव करेगा, तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा। सपोज इसका एक्सेलेरेशन हो जाता है ए, तो कैसे देंगे एक्सेलेरेशन। अब इस सिस्टम पे नेट फोर्स देखते हैं। तो कट करने से पहले सिस्टम पे नेट फोर्स कितना था, 2m पे नीचे की तरफ 8mg, और T1 था 8mg। तो नेट फोर्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 0 हो जाता है। कट करने के बाद में T1 0 हो गया, लेकिन बी ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है 2mg और kx वो तो वही रहेगा, क्योंकि ना 2mg चेंज हो रहा है ना kx चेंज हो रहा है। तो कंसिडरिंग a प्लस बी सिस्टम, F net is equal to mass of system into acceleration। F net will be equal to 8mg, mass of system है 2m plus m 3m into a। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन आ जाएगा 8/3
ये जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट, जो सी ब्लॉक है इस पे नेट फोर्स चेंज हुआ नहीं, ऊपर केक सेम है और नीचे 6 mg इसका वेट वही रहेगा, तो ये रेस्ट पे रहेगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक अभी हम देख चुके हैं कि अगर सिस्टम में स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों हो तो उस कंडीशन में हम किस तरह से इसको देखें। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शूडो फोर्स। शूडो फोर्स क्या होता है? और स्टार्टिंग में हमने देखा था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अगर आप इनर्शियल फ्रेम में लगाओगे तो वो सही रिजल्ट देगा, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाओगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी कई बार हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाने होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, शूडो फोर्स। शूडो फोर्स को जब आप नॉन ये इनर्शियल फ्रेम में ऐड कर दोगे तो उस कंडीशन में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को आप एप्लीकेबल मान सकते हैं। तो एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल हम लेके इसमें देखते हैं। इमेजिन करो जैसे ये एक ट्रेन है और इस ट्रेन के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। अभी ट्रेन रेस्ट में है। रेस्ट में होने पे अगर ये ट्रेन अब रेस्ट से स्टार्ट होगी मोशन करना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है, तो इस ब्लॉक का फिसलने की टेंडेंसी किस तरफ रहेगी ये हमें देखना है। जैसे कभी किसी ने ट्रेन में ट्रेवल किया है तो आपको पता होगा कि जब ट्रेन रेस्ट से मोशन करना स्टार्ट होती है तो हमें पीछे की तरफ एक फोर्स फील होता है। किसी कार में भी अगर कार एक्सीलेट होगी तो हमें पीछे की तरफ फोर्स फील होता है। तो वो फोर्स कौन लगा रहा है इसका सोर्स का पता नहीं है। तो ऐसा फोर्स जिसके सोर्स का पता नहीं है उसको हम बोलेंगे हाइपोथेटिकल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स या फिर शूडो फोर्स। तो शूडो फोर्स इसलिए नाम दिया क्योंकि उनका सोर्स का हमें पता नहीं होता। तो उसी तरह से जब ये ट्रेन आगे मूव होगी इसके ऊपर कोई एम ब्लॉक मास का ब्लॉक रखा हुआ है तो इस पे पीछे की तरफ धक्का फील होता है, ये एफ शूडो। अब ये फोर्स कितना होता है? ये ब्लॉक ट्रेन के ऊपर रखा हुआ है तो इसका मोशन अगर हम बाहर से देखें, जैसे इमेजिन करो कि ये ब्लॉक जो है पीछे की तरफ फिसलने की टेंडेंसी है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ये फिसल नहीं पाता है और ट्रेन के हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो अगर कोई बाहर खड़ा पर्सन ए इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगा, ट्रेन आगे एक्सेलेट कर रही है लेकिन ट्रेन और इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो एक को अगर पूछा जाएगा कि ब्लॉक एम का मोशन को एनालाइज करना है क्योंकि ट्रेन आगे की तरफ एक्सेलेट कर रही है, तो ब्लॉक एम भी ट्रेन के साथ में ए एक्सेलेशन से एक्सेलेट करेगा। तो यहाँ पे ये न्यूटन का सेकंड लॉ, मोशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए क्या है? ग्राउंड फ्रेम। तो एक्सेलेट कर रहा है इसलिए न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा, सेकंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो इसके हिसाब से ये बोलेगा कि आगे की तरफ एक्सेलेट कर रहा है एम मास का ऑब्जेक्ट, तो एम इंटू ए एफ नेट होना चाहिए। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कौन लगा रहा है? ब्लॉक और ट्रेन के बीच में कांटेक्ट है और कांटेक्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन एफ आर ब्लॉक पे आ गई
और ट्रेन का जो रूफ है उस पे इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएगा ये, तो यहाँ पे इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से ये एक्सेलेट कर रहा है ए से। तो सिंपल यहाँ पे m इंटू ए हो जाएगा फ्रिक्शन के इक्वल। जैसे इसका मास है 10 kg और एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितना होगा, 10 इंटू 2 20 न्यूटन। तो पर्सन ए से पूछा जाएगा जो ग्राउंड पे है, तो वो एनालिसिस करके ये बताएगा कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स एम ए 20 होना चाहिए और वो नेट फोर्स ओनली फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वैसे तो एम जी नीचे होगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स ही देखेंगे हम। अब अगर यही मोशन ट्रेन के अंदर बैठे एक पैसेंजर से पूछा जाए जो बी पर्सन ये ट्रेन के अंदर बैठा है, तो मोशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू पर्सन बी। पर्सन बी क्या ट्रेन के अंदर बैठा है तो ये भी एक्सेलेरेट कर रहा है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो बी ट्रेन में है और ब्लॉक ट्रेन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है, तो बी जब देखेगा तो ब्लॉक इसको रेस्ट पे दिखेगा। ब्लॉक will be at rest with respect to b। तो रेस्ट पे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर ये लगाएगा कि नेट फोर्स जीरो है तो एफ नेट जीरो होना चाहिए। अब इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक फ्रिक्शन ही लग सकता है और कोई फोर्स है नहीं, इसलिए यहाँ पे ये बोलेगा कि जो फ्रिक्शन है वो जीरो होगा। क्यों, हमें नेट फोर्स जीरो चाहिए और उसको ये रेस्ट पे दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रेस्ट पे है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, तो नेट फोर्स जीरो होगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो। तो ए पर्सन फ्रिक्शन की वैल्यू बता रहा है 20 न्यूटन और बी पर्सन जो है वो फ्रिक्शन की वैल्यू बता रहा है जीरो। तो यहाँ पे किसकी बात सही है? लॉजिकली अगर हम देखें ट्रेन आगे मूव होगी तो हमें पीछे की तरफ फोर्स फील होता है, तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ फिसलने की टेंडेंसी रखेगा। उसको फिसलने से बचाने के लिए फ्रिक्शन लगेगा आगे, तो फ्रिक्शन नॉन जीरो तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जब ब्लॉक का मोशन पर्सन बी के रेस्पेक्ट में देखा गया तो वहां से फ्रिक्शन जीरो आया। ये मिस्टेक कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक बी जो है, ये पर्सन बी जो है ये एक्सेलेटिंग फ्रेम है। एक्सेलेटिंग फ्रेम होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि अगर आप न्यूटन के लॉज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में लगाओगे तो वो गलत रिजल्ट देगा, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको सही कैसे किया जा सकता है कि इसमें ऐसा क्या मॉडिफिकेशन करें यहाँ पे नॉन एक्सेलेटिंग फ्रेम में, जिससे कि ये भी आपका एक्सेलेशन वही पे। तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो इस पे एक शूडो फोर्स लगेगा। तो ब्लॉक अगर ट्रेन के ऊपर रखा हुआ है और ट्रेन एक्सेलेट कर रही है आगे की तरफ, उसका मास m है, तो जिस तरफ ट्रेन का एक्सेलेरेशन है उसके अपोजिट साइड में f लगता है, जिसका मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन किसका? ट्रेन का। तो अगर ये इस पे मान ले तो यहाँ पे देखो अब, क्योंकि ब्लॉक जो है ये बी पर्सन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, बी पर्सन यहाँ पे देख रहा है नॉन एक्सियल फ्रेम से, इसलिए इसने शूडो फोर्स पीछे लगा दिया
और आगे फोर्स फ्रिक्शन लगाया, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसलिए एम ए यानी कि पी pseudo force that should be equate friction। तो यहाँ पे pseudo force कितना लगेगा 20 न्यूटन पीछे की तरफ, तभी तो यहाँ फ्रिक्शन 20 न्यूटन आगे लगेगा और नेट फोर्स 0 होगा। तो ये भी अब रिजल्ट सही दे रहा है। तो हमने चेंज क्या किया है, बस नॉन इनिशियल फ्रेम से जब भी मोशन देखो तब आप pseudo force इंक्लूड कर दो। pseudo force होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस पे pseudo force देखना है, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, जिस नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम पे वो रखा हुआ है। तो ये हमें याद रखना है। pseudo force equal to mass of object multiply by acceleration of reference frame। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इमेजिन करो ये एक लिफ्ट, इस लिफ्ट के अंदर ये पर्सन एक खड़ा है और यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है एम मास का, और दूसरा पर्सन यहाँ पे भी यहाँ पे खड़ा हुआ है ग्राउंड पे। अब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेट होगी, एक्सेलेशन ए दे रखा है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास दे रखा है ब्लॉक का 10 kg। हमें ही बताना है नॉर्मल कितना होगा इस ब्लॉक और लिफ्ट का जो बॉटम है उसके बीच में। फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड बॉटम ऑफ लिफ्ट। तो अगर बी पर्सन को पूछा जाए मोशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू बी, बी क्या है ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम है इनर्शियल, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं तो हमें क्या है कोई शेडो फोर्स इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो ब्लॉक एम को देखेगा लिफ्ट ऊपर जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से, तो ब्लॉक भी ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करेगा। ब्लॉक विल एक्सेलरेट अपवर्ड। तो इस कंडीशन में न्यूटन का सेकेंड लॉ लगेगा, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। इसके हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है वो एफ नेट के इक्वल होता है। अब ब्लॉक का जब आप डायग्राम बनाओगे, जैसे यहाँ पे ये पर्सन फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है ब्लॉक का, मास का ब्लॉक है, अभी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो इस पे ऊपर की तरफ तो फोर्स नॉर्मल लगेगा जो ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है, और नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा एम जी। ये दो फोर्स लग रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो मास है आपका 10 kg, एक्सेलेरेशन है 3। एफ नेट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो जाएगा नॉर्मल माइनस एम जी। एम जी कितना होगा, विल लिख लेते हैं एन माइनस एम है 10 इंटू जी है 10, हो जाएगा 30। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगा 130 न्यूटन। तो ब्लॉक और लिफ्ट के बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा है 130 न्यूटन। यही एनालिसिस अगर बी के रेस्पेक्ट में किया जाए, मोशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू
बी, बी के रेस्पेक्ट में कर दिया, ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ए क्या है, लिफ्ट के अंदर एक पर्सन खड़ा है, लिफ्ट ऊपर एक्सेलेट कर रही है, तो ये भी ऊपर की तरफ एक्सेलेट करेगा। तो ए पर्सन जो है वो नॉन इनिशियल एक्सेलरेटिंग फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में खड़ा है। तो जैसे ही नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से मोशन को एनालिसिस करेंगे तो हमें एक बात याद रखना है कि आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम जब भी बनाओ तो इसमें एक शूडो फोर्स इंक्लूड कर देना है। तो इस पे नीचे की तरफ लगेगा mg, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स। अब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेट कर रही है तो इस पे शूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, नीचे की तरफ शूडो फोर्स लगेगा कितना, मास इनटू एक्सेलेरेशन, एफ शूडो। यहाँ पे हमने ओनली नॉर्मल और mg को इंक्लूड किया था, यहाँ पे नॉर्मल mg और एक शूडो फोर्स को भी इंक्लूड किया है। तो 3 फोर्स है, और पर्सन एक के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा क्योंकि दोनों ही लिफ्ट के अंदर है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएगा, एफ नेट जो है वो कितना होना चाहिए, 0। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो जाएगा n, दैट विल बी इक्वल टू डाउन साइड टोटल फोर्स ma प्लस mg। तो ma प्लस जी, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ओनली mg के इक्वल नहीं होता है, हो जाएगा 10 kg, ए है 3 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 130 न्यूटन नॉर्मल फोर्स। अगर हम एम ए को इंक्लूड नहीं करते तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना देता, 100 न्यूटन। और अगर ग्राउंड फ्रेम से देखा तो 130 न्यूटन है, तो ये तो फिक्स है कि नॉर्मल फोर्स 130 होगा। 130 लाने के लिए अगर हम शूडो फोर्स इंक्लूड करें एम ए तो हमारा रिजल्ट सही देगा। आई थिंक यहाँ से सभी को क्लियर हो गया होगा कि शूडो फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कब लगाया जाता है, किस डायरेक्शन में लगाया जाता है और उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से दिया जाएगा। इसी डिस्कशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे एक सिस्टम रख लेते हैं, ट्राइंगुलर प्लेटफॉर्म है जिस पे एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और यहाँ पे एक ब्लॉक एम रखा हुआ है, और ब्लॉक और इस इंक्लाइंड प्लेन के बीच में बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस। ये मैं गिवन, हमें बस ये बताना है कि इस ब्लॉक पे जैसे इसका मास हो गया प्लेटफॉर्म का 8 kg, और इसका मास स्मॉल एफ है 2 kg। हमें ये बताना है कि इस प्लेटफॉर्म को जब ग्राउंड पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे, तो इस पे आगे की तरफ एफ कितना लगाएं जिससे कि ये ब्लॉक फिसले नहीं इस प्लेटफॉर्म पे। फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक remains at rest with respect to प्लेटफॉर्म। तो कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस सिस्टम को प्लेटफॉर्म और जो ब्लॉक है इसको दोनों को मिला के सिस्टम मान लेंगे। अब यहाँ पे सिस्टम अज्यूम किया तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दिया, ए प्लस बी सिस्टम
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, एफ हो जाएगा मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलेरेशन। तो एफ है मास ऑफ सिस्टम में 8 + 2 10 kg। तो यहाँ से जो एक्सेलेरेशन है वो आ जाएगा F/10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, अगर F न्यूटन में। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि जो प्लेटफॉर्म है ये आगे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है F/10 मीटर/सेकंड स्क्वायर से। तो ब्लॉक इस प्लेटफॉर्म पे रखा है, प्लेटफॉर्म एक्सेलेरेट कर रहा है, तो ब्लॉक एक तरह से नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो अगर इस प्लेटफॉर्म पे कोई पर्सन खड़ा है, ये पर्सन अगर इस ब्लॉक के मोशन को देखे, तो मोशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल है तो शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये इंक्लाइन प्लेन बना दिया और ब्लॉक एम, और एंगल यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है। अब प्लेटफॉर्म आगे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, तो इस पे शूडो फोर्स किस तरफ लगेगा, अपोजिट साइड में, इसका मास इनटू एक्सेलेरेशन, और इस पे एक mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो इनके कंपोनेंट अगर हम लेंगे तो इस तरफ हो जाएगा mg sin 30, और इस तरफ हो जाएगा mg cos 30। शूडो फोर्स के कंपोनेंट लेंगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा ma cos थीटा, और इस तरफ हो जाएगा ma sin 30, थीटा 30 दे रखा। तो दोनों फोर्स हमने देख लिए। शूडो फोर्स क्यों लगाया, क्योंकि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से, और mg तो लगेगा, और दो ही फोर्स है और फ्रिक्शन है भी नहीं, स्मूथ सरफेस है। तो अब अलोंग द सरफेस देखिए, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एफ नेट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है, इस सरफेस पे फिसलेगा नहीं। तो ऊपर की तरफ है ma cos 30, वो बैलेंस करेगा mg sin 30 को। तो m है 2 kg, a है आपका F/10, cos 30 हो जाता है √3/2, m 2 kg, g 10 इंटू sin 30 1/2। तो यहाँ से f की वैल्यू हमें निकल जाएगी, ये यहाँ से कट करते हैं हम, अगर तो ये हो जाएगा 100/√3 न्यूटन। तो अगर इस प्लेटफॉर्म पे 100/√3 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, तब ये ब्लॉक इस पे फिसलेगा नहीं। अगर फोर्स इससे ज्यादा हो गया, इफ f इज ग्रेटर देन 100/√3, तो शूडो फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि mg sin 30 तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ब्लॉक विल स्लाइड अपवर्ड, ऊपर की तरफ फिसल जाएगा। अगर f इससे कम है, लेस देन 100/√3, तो शूडो फोर्स का कंपोनेंट कम हो जाएगा, mg sin 30 उतना ही रहेगा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ब्लॉक विल स्लाइड डाउनवर्ड। ठीक है, एफ अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 100/√3 रहेगा, तो ब्लॉक विल बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। इस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। शूडो फोर्स कब लगाना है, जब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखा जाएगा। अब यही मोशन अगर हम इनर्शियल फ्रेम से देखें, मोशन ऑफ ब्लॉक
फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ये प्लेटफॉर्म आगे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है और ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो ब्लॉक भी आगे की तरफ एक्सेलेरेट करेगा ना। एक्सेलेरेशन कितना है, F/10। तो इसमें नेट फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नीचे लगेगा mg, तो यहाँ पे अगर इसका मोशन देखा जाए तो mg sin 30 नीचे और यहाँ पे mg cos 30। तो इस कंडीशन में mg cos 30 क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा अगेंस्ट प्लेटफॉर्म, और mg sin 30 क्या करेगा, इसको एक्सेलेरेशन देगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमारा mg नीचे की तरफ लग रहा है, mg के कंपोनेंट हमने ले लिए। अब यहाँ पे देखो इस पे mg नीचे की तरफ, तो mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और इस पे एक फोर्स लगेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, mg cos 30 को। तो नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन 0, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हम देखें अगर, तो F, ये जो एक्सेलेरेशन है F/10, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस तरफ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना लगेगा, F/10 का ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cos 30, ये एक्सेलेरेशन है। और इस तरफ एक्सेलेरेशन हो जाएगा F/10 का sin 30, तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अब अगर हम यहाँ पे F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन देखें, तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन तो ब्लॉक पे ओनली mg sin 30 फोर्स है, तो वो हो जाएगा इसका मास 2 kg इंटू एक्सेलेरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन F/10 cos 30। तो m है 2 kg, तो 2 इंटू जी 10 sin 30 1/2, 2 इंटू F/10 इंटू cos 30 विल बी इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू देखें तो वो फोर्स हमें आ जाएगा 100/√3। तो चाहे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से करें या फिर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से करें, हमारा आंसर कुछ सेम आएगा। बस हमें ये याद रखना, नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखने पे हमें सूडो फोर्स इंक्लूड करना है, और इनर्शियल फ्रेम से जब मोशन को एनालाइज करेंगे तब हमें कोई सूडो फोर्स इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये सूडो फोर्स किस तरह से लगाना है, कैसे लगेगा, मैग्नीट्यूड वाइज, ये आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। क्योंकि एनएलएम पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस में फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, कब लगता है, कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये टॉपिक बहुत छोटा है, इसको अलग चैप्टर के फॉर्म में पढ़ाया जाता है, बट फिर भी बहुत बेसिक और बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी दो मोशन के बीच में, फॉर एग्जांपल हम जैसे कोई मशीन्स होती, तो मशीन के अंदर हम ऑयलिंग करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है,
जो भी पार्ट्स मूव कर रहे हैं उनके बीच में ऑयल चला जाएगा तो उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा उसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना? तो जब एक दूसरे दो पार्टिकल या दो ऑब्जेक्ट या दो पार्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, तो वहां पे अपोजिंग फोर्स लगेगा। वो अपोजिंग फोर्स क्यों लगता है, देखो एक बार। जैसे आपने एक सरफेस, ग्राउंड सरफेस पे ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, 100 kg का ब्लॉक है, और जैसे आपके घर के फर्श में रखा हुआ है और आपको बोला है कि इसको आपको खींचना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा? ये ब्लॉक है, इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों आ रही है? अगर आप इसको खींच रहे हो, आपको अगर पुश करना पड़ रहा है, मतलब कोई ना कोई फोर्स ऐसा भी है जो इसको आगे मूव होने से रोक रहा है, तो वो फोर्स कैसा होगा? अगर किसी ग्राउंड पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो यहाँ से देखने में हमें ये प्लेन दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम जूम करके देखेंगे तो इस सरफेस कुछ ऐसी होगी, ये ग्राउंड सरफेस ऐसी है, बिल्कुल अनइवन, और जो ब्लॉक रखा हुआ है उस ब्लॉक में भी सरफेस इस तरह से अनइवन सरफेस होगी। अगर जूम आउट करके देखेंगे तो ये हमें ऑलमोस्ट प्लेन दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें ये इरेगुलरिटीज कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे दिखती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक बम्प बन गया है, अगर इस ऊपर वाले ब्लॉक को आगे की तरफ खींचेंगे तो ये वाला आगे सरफेस मूव होगा तो इस बम्प को क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के लिए ये बम्प जो है नीचे, ये इसमें नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो इस नॉर्मल फोर्स को ओवरकम करेगा तो इसके ऊपर से निकल के जाएगा या इसको ब्रेक करके जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पे कॉन्टेक्टिंग सरफेस है वहाँ पे अनइवन सरफेस की वजह से बहुत सारे लॉक्स बन जाते हैं, तो दोनों सरफेस लॉक हो गई। जैसे अगर यहाँ पे हिंज है, ये इस तरह से आपने एक वायर दो लगा दिया, उसके बीच में ये हिंज लगा हुआ है इस तरह से, और इसको स्ट्रिंग से कनेक्ट करके यहाँ पे आप खींचोगे तो ये यहाँ पे फंस जाएगा। उसी तरह से जैसे लॉक यहाँ बन जाता है, सिमिलरली इस कंडीशन में यहाँ पर कॉन्टेक्टिंग सरफेस से बहुत सारे लॉक्स बन जाते हैं। मूव कराने के लिए इन लॉक्स को तोड़ना जरूरी है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक की टेंडेंसी है कि वो मूव होने से रुकेगा, कुछ लिमिट तक ये अनइवननेस जो सरफेस की है वो इसको मूव होने से रोक लेगी। तो ये जो टेंडेंसी है इसको हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन लग रहा है दोनों सरफेस के बीच में। तो फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू irregularities in contacting surface of two objects। अगर इस ब्लॉक को हवा में रखा जाए, नीचे टच नहीं कराया, तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, क्योंकि लॉक बन ही नहीं रहा, जब तक टच नहीं होगा नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। तो ये बात हमें याद रखना जरूरी है कि फ्रिक्शन लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होना जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 1, फॉर फ्रिक्शन टू ऑब्जेक्ट्स need to be in contact। लेकिन कांटेक्ट हो जाएगा तो फ्रिक्शन लगेगा ये जरूरी नहीं है। अगर कहीं पे फ्रिक्शन लग रहा है, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से आप समझिए कि कहीं पे अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो ये आपका प्रीरिक्विजिट होगा कि कांटेक्ट होना जरूरी है। कांटेक्ट नहीं तो फ्रिक्शन लगने का कोई भी चांस नहीं होगा। लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन लगेगा ये हम नहीं बोल सकते। जैसे अगर ये स्मूथ सरफेस है, फॉर एग्जांपल फ्रोजन लेक, के ऊपर आप ये ब्लॉक रख दो 100 kg का, फ्रोजन, ये रिवर हो जाएगी, फ्रोजन रिवर है,
इसके ऊपर 100 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, इसको अगर आपको पुल करना है तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि फ्रोजन रिवर और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे ये जो आइस है इसकी वजह से इरेगुलरिटीज हट जाती है और स्मूथ सरफेस हो जाती है। जहाँ पे स्मूथ सरफेस होगा वहाँ पे इरेगुलरिटीज नहीं होगी और ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, इस वजह से इस ब्लॉक को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कराना बहुत ईजी रहेगा। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमने देख लिया कि फ्रिक्शन लगने का रीजन क्या होता है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, रीजन क्या है उसका? कि अनइवननेस नहीं है और यहाँ पे लॉक्स नहीं बन रहे। यहाँ पे फ्रिक्शन कब लग सकता है? देखो, अगर इरेगुलर सरफेस भी है और आपने इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा 100 kg को, एक तो तरीका हो गया कि स्मूथ सरफेस हो तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। दूसरा क्या हो गया, अगर स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, जब तक आप इस ब्लॉक को आगे या पीछे खींचोगे नहीं तब तक इस पे कोई भी रेसिस्टिंग फोर्स नहीं लगेगा, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जब आप इसको आगे की तरफ खींचना लग जाते हो फोर्स लगा के, या पीछे की तरफ खींचना लग जाते हो, जब ये ब्लॉक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिसलने की टेंडेंसी रखेगा या फिसलेगा, उस कंडीशन में इस फिसलने की टेंडेंसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगा। तो जब तक फिसलने की टेंडेंसी नहीं है कोई फ्रिक्शन नहीं, और जब फिसलने की टेंडेंसी आ जाएगा यानी इस ब्लॉक पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स बाहर से लगाओगे आप, तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, इफ surfaces are in contact and there is no relative motion or tendency to relative motion, then there will be no friction. ना, तो कांटेक्ट में है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी नहीं है। टेंडेंसी मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है लेकिन उसकी टेंडेंसी है। तो ये बात हमें इम्पोर्टेंट, ये एक पॉइंट याद रखना है। तो अभी तक हमने ये देख लिया फ्रिक्शन लगने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कांटेक्ट होने के बाद में रिलेटिव मोशन होगा या फिर रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होगी, तब जाके फ्रिक्शन लगेगा। अब ये तो हमने देख लिया फ्रिक्शन कब लगेगा नहीं लगेगा। डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। पहले एक बार फ्रिक्शन कब लगा वो एक बार फिर से पॉइंट लिख लेते हैं। फ्रिक्शन विल एक्ट if there is relative motion between surfaces, और सेकंड कंडीशन क्या है, there is tendency to relative motion। तो इन दोनों में से कोई कंडीशन है तो फ्रिक्शन लगेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब डायरेक्शन देखो। अच्छा, रिलेटिव मोशन क्यों लिखा है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल ये ट्रेन है, इस ट्रेन के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है,
और ये ट्रेन जो है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से जा रही, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा? अभी शूडो फोर्स में हमने देखा था एक्सेलरेशन जीरो, तो शूडो फोर्स जीरो। तो यहाँ से अगर ट्रेन के अंदर कोई पर्सन बैठा है वो देखेगा शूडो फोर्स जीरो है, तो आगे की तरफ फ्रिक्शन भी जीरो होगा। तो ऐसा है क्या कि ट्रेन और ये ब्लॉक रेस्ट पे, ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ब्लॉक भी आगे 2 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, तो मोशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शूडो फोर्स नहीं है, इसलिए ये ब्लॉक ट्रेन के रेस्पेक्ट में फिसलेगा नहीं, ना ही फिसलने की टेंडेंसी रखेगा। मोशन यहाँ पे है, रिलेटिव मोशन नहीं है, और टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन वो भी नहीं है, तो फ्रिक्शन जीरो। अब यहाँ पे अगर इसी ट्रेन को 2 मीटर पर सेकंड से जा रही थी और इसको एक्सलेट कर दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक्सलेट करते ही इस पे शूडो फोर्स लगेगा। लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे शूडो फोर्स लगेगा तो ब्लॉक ट्रेन के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ फिसलने की टेंडेंसी रखेगा। अगर ये नहीं फिसलता है, यानी टेंडेंसी है फिसलने की लेकिन फिसलता नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं है, तो फिसलने से रोकेगा फ्रिक्शन, इसलिए फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। सपोज फिसल भी जाता है तो उस कंडीशन में पीछे की तरफ फिसलेगा, तो रेसिस्टिव फोर्स होगा आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप देख लो। अगर ये ब्लॉक, जैसे यहाँ पे ट्रेन, हम ये मान ले ट्रेन दिया हुआ है। अच्छा, इस पे ब्लॉक पे आगे की तरफ फ्रिक्शन, ट्रेन के सरफेस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन। अगर सेकंड केस में वेलोसिटी इसका 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ट्रेन अब रुकने जा रही है, स्टेशन को आया तो एक्सेलेट करी, तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ ट्रेन का, तो इस पे शूडो फोर्स किस तरफ लगेगा? एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड में, एम ए। तो शूडो फोर्स से फिसलने के बचाने के लिए पीछे की तरफ टेंडेंसी फिसलने की, ट्रेन की तरफ डायरेक्शन में, जैसे जिस तरफ शूडो फोर्स है उस तरफ टेंडेंसी आ गई फिसलने की, तो टेंडेंसी के अपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगेगा। ब्लॉक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन, और ट्रेन का जो ग्राउंड रूफ है तो उसमें फ्रिक्शन आगे की तरफ। दोनों केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, सेकंड वाले केस में एक्सेलेट करेगी तो पीछे की तरफ फिसलने की टेंडेंसी, उसको बचाने के लिए फ्रिक्शन आगे ब्लॉक पे, एंड इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन ट्रेन का पीछे। थर्ड केस में डिसेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए एक्सेलरेशन को पीछे की तरफ मान लिया, तो शूडो फोर्स लगेगा आगे की तरफ, फिसलने की टेंडेंसी ब्लॉक के आगे की तरफ है, इसलिए फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगेगा, शूडो फोर्स को अपोज करेगा, और ट्रेन पे फ्रिक्शन आगे की तरफ। तो इस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो आज हमने फ्रिक्शन के बारे में जो है बेसिक कुछ चीज़ें देख ली, कब लगेगा और कितना लगेगा। इसके आगे जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।